हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट अनुष्का बायोलॉजी 360। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। कल हमने एम्ब्रियो भी पढ़ लिया था, है ना। हम क्या पढ़ना है अभी? सीड पढ़ना है और देन लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियन। ठीक है, तो जल्दी से खत्म करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले सीड क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये पीछे बता चुकी हूँ मैं व्हाट इज सीड। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो भी फर्टिलाइजेशन हुआ, जितनी भी प्रोसेसेस हुई, उनका फाइनल प्रोडक्ट हमको मेनली बनाना क्या था? द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज सीड। दैट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट बेटा? सीड। इट इज इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट होता है सीड में, तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम लोग सीड कह सकते हैं। सीड किसके अंदर बनते हैं? फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। सीड कोट होती है जैसे कि ओव्यूल के ऊपर इंटेग्यूमेंट होती है, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट। इसी तरीके से सीड के ऊपर दो लेयर्स होती है, टेस्टा टेगमेन, इनर आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। ठीक है, सीड के पास सीड कोट होते हैं, कॉटिलिडेंस होते हैं, एम्ब्रियो एक्सिस होती है। जो कॉटिलिडेंस होते हैं वो एम्ब्रियो के सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जनरली थिक होते हैं और स्वोलन होते हैं, क्योंकि उनके पास स्टोरेज फूड रिजर्व होता है, जैसे कि लेग्यूम्स, मतलब कि फैबेसी फैमिली। मैच्योर सीड एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं, सॉरी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एंडोस्पर्म पूरा का पूरा खत्म हो चुका होता है। जब एम्ब्रियो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खत्म कर दे, उस टाइप के सीड को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मस सीड, एक्स एल्ब्यूमिनस, इस तरीके के नाम हम उनको देते हैं। एज इट इज कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचता है, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सारा खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल में है पी, ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस सीड ऐसे वो होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत बचा होता है। कल बताया था मैंने कि कई बार एम्ब्रियो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज ना करके थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म छोड़ देता है, तो उन सीड्स को हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे, जिनके अंदर एंडोस्पर्म का थोड़ा बहुत पार्ट क्या होता है? बचा होता है। एग्जाम्पल में व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। ठीक है, व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, इनके एग्जाम्पल तुमको याद होने चाहिए। कुछ सीड्स के अंदर न्यूसेलस भी प्रेजेंट होता है, रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस तुम लोगों को बताया था ना, ओव्यूल के अंदर इस टाइप की न्यूसेलस की सेल बताई थी, जिसमें से न्यूसेलस की एक सेल क्या बनाती है? ये इस तरीके से न्यूसेलस की सेल्स हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, जिसमें से एक सेल माइक्रोपाइलेंड वाली क्या बनाएगी? एमएमसी बनाएगी। ठीक है, तो वो न्यूसेलस अगर किसी सीड के अंदर बच जाता है तो उसको हम पेरिस्पर्म कहेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज पेरिस्पर्म क्या होता है? अगर किसी भी सीड के अंदर परसिस्टेंट न्यूसेलस बच जाता है, किसी भी सीड के अंदर थोड़ा बहुत न्यूसेलस का पार्ट अगर बच जाता है, दोस टाइप ऑफ सीड्स आर नॉन एज पेरिस्पर्म। और एग्जांपल है इसका बीट और ब्लैक पेपर, काली मिर्ची। इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल, हार्डन एंड टफ स्ट्रक्चर, सीड कोट जो ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट होती है वो हार्ड हो जाते हैं, हार्ड होकर क्या बनाते हैं? सीड कोट बनाते हैं, प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। द माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। माइक्रोपाइल फिर एक स्मॉल पोर की तरह रहता है सीड कोट के अंदर, क्या फैसिलिटेट करने के लिए? ऑक्सीजन की एंट्री को फैसिलिटेट करने के लिए, वाटर की एंट्री को इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ताकि सीड जर्मिनेट कर पाए। अगर उसमें हवा, पानी, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं जाएगा तो सीड के नॉट जर्मिनेट। ठीक है, जैसे ही सीड मैच्योर होगा उसका वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा। ठीक है, और सीड का क्या हो जाएगा? सीड रिलेटिवली ड्राई हो जाएगा, कि 10 से 15% मॉइस्चर बचेगा उसके अंदर बाय मास। ओके, सीड क्या हो जाएगा? उसके अंदर सीड का वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, सीड रिलेटिवली ड्राई हो जाएगा, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास अगर हम देखें तो कम हो जाएगा। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन। जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है एम्ब्रियो की वो कम हो जाएंगी। इस टाइम पे जो एम्ब्रियो है वो एक डॉर्मेंसी की, मतलब इन एक्टिविटी की स्टेज में चला जाएगा, दैट इज डॉर्मेंसी। जैसे कि अभी हम लोग काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, सो वी आर डूइंग नथिंग एट होम, सो वी आर इन अ स्टेज ऑफ डॉर्मेंसी। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इन एक्टिविटी। आफ्टर काउंसलिंग, आफ्टर वी गॉट द कॉलेज, देन वी कैन डू समथिंग ना। सो एम्ब्रियो किस में एंटर करा हुआ है? अभी डॉर्मेंसी की स्टेज के अंदर। और फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, जैसे ही कॉलेज मिलेगा हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ही उसकी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, मतलब कि उसको मॉइस्चर एडिक्वेट मिला, जितना उसको जरूरत थी उतनी ऑक्सीजन मिली, सूटेबल टेम्परेचर मिला, सो दे कैन जर्मिनेट एज वी कैन स्टडी। ठीक है,
देन आता है एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड, जैसे कि हम लोगों को पता है कि ओव्यूल्स मैच्योर हो रहे हैं सीड के अंदर, तो ओवरी डेवलप होगी फ्रूट के अंदर। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ओव्यूल का सीड के अंदर, ओवरी का फ्रूट के अंदर, प्रोसेस साइमल्टेनियसली, ये काम होता है एक साथ। ओवरी की जो वॉल होती है वो डेवलप हो जाती है वॉल ऑफ फ्रूट, ओवरी फ्रूट में बन रही है तो ओवरी की वॉल, फ्रूट की वॉल, फ्रूट की वॉल को कहा है पेरिकार्प। द फ्रूट में बी फ्लैशी, फ्लैशी फ्रूट्स हो सकते हैं जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और मे बी ड्राई, ड्राई हो सकते हैं जैसे कि मूंगफली, ग्राउंडनट, मस्टर्ड। मैनी फ्रूट हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड, कुछ फ्रूट्स के पास ऐसा मैकेनिज्म है कि वो अपने सीड्स को डिस्पर्स कर सकती हैं। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड द डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस, मतलब कि 11th में हम लोगों ने ये सब पढ़ा है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, लगभग प्लांट्स के अंदर जिस टाइम तक फ्रूट ओवरी के अंदर डेवलप हो जाता है, बाकी के जो फ्लोरल पार्ट हो जाते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। द अदर फ्लोरल पार्ट डीजनरेट एंड फॉल ऑफ। हाउएवर कुछ स्पीशीज के अंदर जैसे कि एप्पल, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू है, जो थैलेमस होता है, मैंने बताया था पेडिसेल पार्ट होता है, इसके ऊपर फूल लगा होता है, ठीक है, दिस पेडिसेल, ये जो थैलेमस होता है वो कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, जैसे कि एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया और कैश्यू। बादाम, स्ट्रॉबेरी और एप्पल के अंदर हम लोग जो पार्ट खाते हैं दैट इज थैलेमस, थैलेमस भी फ्रूट बनाता है। इस तरीके के फ्रूट्स को क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। जो भी फ्रूट ओवरी से नहीं बना है, किसी और पार्ट से बना है, दैट विल बी फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एंड एप्पल। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, कुछ फ्रूट्स सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं, वो एक्चुअल में ट्रू फ्रूट्स हैं। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज के अंदर फ्रूट आर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट कौन होता है, फ्रूट होता है। देयर आर अ फ्यू स्पीशीज, कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जहां पर फ्रूट बिना ही फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। ऐसे फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाए उनको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है सीड भी नहीं बनेगा, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के अंदर सीड भी नहीं होता है। नेचुरल एग्जाम्पल इज बनाना, बट हम लोग ग्रेप्स को भी बना सकते हैं, बट वो आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पिक में आएगा। नेचुरली अगर हम देखें तो बनाना इज द ओनली एग्जाम्पल। पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट आर सीडलेस। पार्थिनोकार्पिक को हम लोग हार्मोन्स के इस्तेमाल करने के बाद पार्थिनोकार्पिक को हम इंड्यूस करवा सकते हैं, बट ऐसे फ्रूट्स कैसे होंगे, सीडलेस होंगे और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स उनको कहा जाएगा। सीड्स जो है वो कुछ एडवांटेजेस देता है एंजियोस्पर्म को। फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, जैसा कि हम लोगों को पता है कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस कौन से, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पानी से डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं पानी से। सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, बट सीड का फॉर्मेशन ज्यादा डिपेंडेबल होता है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। अगर वाटर नहीं है तो सीड कैन नॉट जर्मिनेट। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट, बाकी सीड्स के पास ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजीज होती हैं कि वो नई हैबिटेट में क्या कर सके, अडेप्टिव डिस्पर्स हो सके। हम पहले डायग्राम देखते हैं। एप्पल और क्या दिया है, स्ट्रॉबेरी दिया है हमको, तो ये डायग्राम पूछा हुआ है। ये बाहर वाला पार्ट इज थैलेमस, अंदर सीड दिख ही रहा है, ये वाली लेयर एंडोकार्प, देन उसके बाद वाली लेयर इज मीजोकार्प, ठीक है। ये इधर एकीन है बाहर की लेयर और ये बीच वाला पार्ट व्हाट बेटा, थैलेमस है, ठीक है। इसके ऊपर क्या दिया है हमको, ये मोनोकोट, ये डाइकोट सीड, 2 कॉटिलिडन्स, ठीक है। ये मोनोकोट सीड कोट दे दी, एंडोस्पर्म दे दिया, कॉटिलिडन्स दे दिया। ये हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, ठीक है। ये मोनोकोट सीड है। कॉलियोप्टाइल किसको कवर करता है, प्लूम्यूल को। रेडिकल को कवर करने के लिए कॉलियोराइजा। सिंगल शेप्ड कॉटिलिडन स्क्यूटेलम ग्रासेस फैमिली के अंदर। बाहर एंडोस्पर्म है और ये जो लेयर जिसने कवर कर रखा है, आगे हम मॉर्फो में पढ़ेंगे बाकी। दिस लेयर, ये जो लेयर जा रही है ना, दिस इज एल्यूरोन लेयर। इसकी प्लॉइड याद करने वाली है 3n, इट इज ट्रिप्लॉइड क्योंकि एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, ठीक है। ये सीड कोट है, ये कॉटिलिडन, ये शूट एपिकल मेरिस्टम, ये हाइपोकोटाइल रूट टिप एंडोस्पर्म, ठीक है। डायग्राम हो गया है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे जो सीड होते हैं उनके पास बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं नए हैबिटेट में डिस्पोज करने के लिए, और बाकी के एरियाज में कॉलोनाइज भी वो इजिली कर सकती हैं। एज दे हैव सफिशिएंट, क्योंकि उनके पास फूड रिजर्व होता है, वो अपना खाना लेके चलते हैं। यंग सीडलिंग आर नरिश्ड, जो छोटे छोटे सीडलिंग होते हैं मतलब बचपन टाइप में, उनको हम लोग नरिश कर सकते हैं।
until they are capable of photosynthesis on their own। जब तक वो अपने आप फोटोसिंथेसिस नहीं करने लग जाते तब तक हमारे पास इतना फूड होता है कि हम लोग उनको नरिश कर सकते हैं, मतलब सीड के पास इतना वो होता है। जो हार्ड कोट है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, किसको? यंग एम्ब्रियो को। हार्ड सीड कोट प्रोवाइड करता है यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होने की वजह से नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस आएंगे, मतलब कि वेरिएशंस आएंगी। सीड इज द बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर। अगर हमारे एग्रीकल्चर में सीड नहीं होते सो यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन। अगर हमारे एग्रीकल्चर में सीड नहीं होते तो क्या होता? तो इसी वजह से सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। अगर ये नहीं होते तो हम लोग सीड को स्टोर नहीं करके रख सकते, सीड बिना जर्मिनेट हुए ही वेस्ट हो जाता। बट सीड डिहाइड्रेट हो जाता है और डोरमेंसी की स्टेज में चला जाता है, सो वी कैन प्रोटेक्ट इट, वी कैन स्टोर सीड्स लाइक वी कैन स्टोर पॉलन ग्रेन, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर, जिसको हम खाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे साल, और फिर बाद में अगले सीजन में हम उसकी क्रॉप भी रेज कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर? क्या हम एग्रीकल्चर इमेजिन कर सकते हैं अगर हमारे पास सीड नहीं होते तो? हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड? जैसे कि पॉलन ग्रेन का बताया था मैंने कि उनकी एक वायबिलिटी पीरियड होता है, उसी तरीके से सीड का भी होता है कि डिस्पर्स होने के बाद सीड कितने टाइम तक जर्मिनेट कर सकता है। तो ये पीरियड अगेन बहुत ज्यादा टाइम तक वेरी करता है, सेम नहीं होता है सभी स्पीशीज के अंदर। कुछ स्पीशीज के अंदर द सीड लूजेस वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों में उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। बट लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज के सीड सेवरल ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ 100 ऑफ ईयर्स तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड्स, कुछ बहुत सालों पुराने सीड्स हैं जो हमें मिले हैं बट वो वायबल है, मतलब अभी भी अगर उनको जर्मिनेट करने को कहा जाए सो दे कैन जर्मिनेट। वन सच एग्जाम्पल, हमें 2 एग्जाम्पल दिए शायद। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइन, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, याद रखना है, जिसको हमने एक्सकवेट करा था आर्कटिक टुंड्रा जगह से। उस सीड ने जर्मिनेट करा और फ्लावर करा आफ्टर एन एस्टिमेटेड लगभग 10,000 साल डॉर्मेंसी दिखा के, मतलब 10,000 years ऑफ डॉर्मेंसी, उसके बाद वो सीड जर्मिनेट करके फ्लावर कर पाया है। इट्स अ ह्यूज थिंग। और रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000, अब 2000 साल पुराना एक वायबल सीड था, किसका? डेट पाम का, फियोनिक्स डैक्टिलिफेरा। फियोनिक्स डैक्टिलिफेरा डेट पाम, जिसका सीड 2000 साल पुराना है बट स्टिल वायबल है, मतलब कि इट कैन जर्मिनेट एंड आफ्टर जर्मिनेशन इट कैन फ्लावर आल्सो, जिसको हमने ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हेरोड्स प्लेस नियर द डेड सी, जब हम लोग वहां पे डिस्कवरी कर रहे थे उस टाइम पे हम लोगों को वो सीड मिला। अब आगे ज्यादा कुछ खास है नहीं इधर। कैन यू थिंक, ये पढ़ने लायक है। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट जिनके अंदर फ्रूट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड? क्या तुम लोग ऐसे प्लांट बता सकते हो जहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सीड्स होंगे? ठीक है, ऑर्किड फ्रूट ऐसे फ्रूट्स में से होता है जिसके पास बहुत सारे सीड्स होते हैं। एंड ईच फ्रूट कंटेन, ऑर्किड फ्रूट ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर हर एक फ्रूट के पास थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं। सिमिलर इज द केस इन फ्रूट सम पैरासिटिक स्पीशीज, कुछ पैरासिटिक स्पीशीज जैसे कि ओरोबैंकी एंड स्ट्रेगा, ये दिखा नहीं होगा एनसीईआरटी में, कई लोग पढ़ते भी नहीं है इसको, बट ये जरूरी है, पूछा जा सकता है कि पैरासिटिक स्पीशीज ओरोबैंकी और स्ट्रेगा के अंदर भी जो फ्रूट होता है उनके पास बहुत सारे सीड होते ही हैं। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का भाई, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनिंग, तो ध्यान से पढ़ो। ऑल द सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, हम लोग मानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड बनता है, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, वी नो दिस, बट a few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses, कुछ फ्लावरिंग प्लांट, कुछ स्पीशीज जैसे कि ग्रासेस फैमिली या फिर एस्टरेसी फैमिली हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म, उन लोगों ने एक स्पेशल मैकेनिज्म को इवॉल्व करा है जिसके अंदर वो सीड को भी बिना फर्टिलाइजेशन के बना सकती हैं, दे कैन प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज नॉन एज एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस इज व्हाट? बिना फर्टिलाइजेशन के सीड। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर व्हाट? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट। ये हम लोगों को पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, बट ये भी चेंज करके क्या दे दिया, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो फिर सीड बन जाए तो एपोमिक्सिस। ये हम लोगों को पता है कि ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट अभी देखा हमने कि फर्टिलाइजेशन ना हो और बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी अगर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए तो दो फ्रूट्स आर नॉन एज पार्थिनोकार्पिक। तो इसी तरीके से अगर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नॉन एज एपोमिक्सिस।
व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, ये मैंने तुमको बता ही दिया है। दस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो देन व्हाट इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एपोमिक्सिस किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल, जो कि मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि मतलब दिखता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह बट एक्चुअली में वो नहीं है, क्योंकि सीड तो बना है, सीड बना है, हमें लगेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, बट सीड बना किससे है, वो ऐसे ही बन गया बिना फर्टिलाइजेशन के, सो वी कैन से कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। So apomixis is a type of asexual reproduction that only mimics sexual reproduction. Okay, there are several ways of development of apomictic seeds. ऐसा नहीं है कि ये बहुत अचंभित बात है, हम लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग apomictic seed बना सकते हैं। कुछ स्पीशीज के अंदर जो डिप्लॉयड एग सेल है is formed without reduction division, ठीक है, and develop into the embryo without fertilization। जो एग सेल थी वो डिप्लॉयड हो जाएगी, ठीक है, जो डिप्लॉयड एग सेल थी वो बिना रिडक्शन डिवीजन के ही बनेगी, मतलब बिना मियोसिस के ही एग सेल बन जाएगी, ठीक है, बिना मियोसिस के एग सेल बनेगी। अगर हम शुरू में देखें, शुरू में हमारे पास एम्ब्रियो सेक कैसे बना था, एक न्यूक्लियस था सर, सबसे पहले तो हमारे पास एक एमएमसी थी, मेगास्पोर मदर सेल, उसके अंदर क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था, उसके बाद मेगास्पोर बना था, दैट मेगास्पोर वाज हैप्लॉइड, वो मेगास्पोर हैप्लॉइड था और उस मेगास्पोर से क्या बना था, एम्ब्रियो सेक बना था। सो उससे डायरेक्टली क्या बनेगा, डिप्लॉयड एग सेल बनेगी, ठीक है, जो बिना मियोसिस के बनेगी, दैट विल फॉर्म्ड विदाउट द रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू, और बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगी बिना फर्टिलाइजेशन के मोर ऑफन। और कई जो फ्रूट्स होते हैं, कई जो प्लांट होते हैं, जैसे कि सिट्रस और मैंगो है, सिट्रस खट्टे फ्रूट्स, मैंगो वेराइटी सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स, इसके अंदर क्या होता है, मतलब सिट्रस और मैंगो में बेटा क्या होता है, कुछ जो न्यूसेलर सेल्स होती हैं जो एम्ब्रियो सेक को सराउंड करके रखती हैं, वो डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, एम्ब्रियो सेक को फाड़ के वो बाहर निकल जाती हैं, प्रोट्रूड कर जाती हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर और डेवलप हो जाती हैं एम्ब्रियो के अंदर। वो एम्ब्रियो सेक के अंदर जबरदस्ती घुस गई और एम्ब्रियो में डेवलप होने लग गई। इन सच स्पीशीज each ovule contain many embryo, ऐसे स्पीशीज के अंदर हर एक ओव्यूल के पास बहुत सारे एम्ब्रियोज होते हैं। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रेफर्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी, एक ही सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है, ठीक है। देन आता है हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सेवरल ऑफ अवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। हाइब्रिड वैरायटी, जो हम लोग फूड और वेजिटेबल क्रॉप खाते हैं उनको एक्सटेंसिवली कल्टीवेट करा जाता है, उनकी हाइब्रिड बना बना के। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। हम लोग दो सुपीरियर स्पीशीज को चुनेंगे, उनका हाइब्रिड बनाएंगे, तो जो हाइब्रिड वाला प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा सुपीरियर होगा उन लोगों से। सो ये जो चीजें हैं ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही हैं। बट हाइब्रिड के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, कि हमको हाइब्रिड सीड्स वो कंटिन्यूस नहीं है, जैसे कि अगर हम लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं सो दैट रेट कैन ओनली बी स्टेबल, बट हाइब्रिड सीड को हमें हर साल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। हाइब्रिड सीड ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने एक बार हाइब्रिड सीड बना दिया फिर उसको किसी के भी साथ फर्टिलाइज करवाओगे तो तुम्हें सुपीरियर स्पीशीज ही मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो यही प्रॉब्लम होती है हाइब्रिड सीड्स के साथ कि वो हर साल उन्हें बनाना पड़ता है। इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन, अगर उनको हाइब्रिड वाले सीड्स को हम लोग बोते हैं, द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट, जो प्लांट होता है द प्लांट इन द प्रोजेनी, फिर जो प्रोजेनी बनेंगे उसके अंदर वो ट्रेट नहीं होंगे, तो वो ट्रेट सेग्रीगेट हो जाएंगे और हाइब्रिड को मेंटेन नहीं करेंगे। मतलब हाइब्रिड कैरेक्टर अगर पेरेंट में थे तो प्रोजेनी के अंदर वो कैरेक्टर सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, वो ट्रेट बदल जाएगा, जिसकी वजह से हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं रहेगा। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, तो ये जो मेथड होता है हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करने वाला, ये थोड़ा महंगा होता है। एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव, और इसीलिए किसानों के लिए हाइब्रिड सीड्स को बना पाना थोड़ा महंगा पड़ जाता है। इफ दीज हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमिक्ट, अगर हम एपोमिक्ट में इन हाइब्रिड्स को बनाएं तो ऐसा कोई सेग्रीगेशन होगा ही नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो वेरिएशन आई ना। फर्टिलाइजेशन हुआ, देखो ये एन था, ये एन था, फर्टिलाइजेशन के बाद 2n हुआ, मिक्सिंग हुआ इन दोनों का। अगर मैं बिना फर्टिलाइजेशन के ही 2n से 2n करवा दूं तो कोई सेग्रीगेशन हुआ क्या, नहीं हुआ। 2n वाला कैरेक्टर पूरा का पूरा उसमें चला गया प्रोजेनी के अंदर, तो ये फायदा होता है एपोमिक्सिस का।
तो इस तरीके से हाइब्रिड प्रोजेनी का सेग्रीगेशन होगा ही नहीं, ठीक है। देन द फार्मर कैन कीप, तो उसके बाद फार्मर्स जो होंगे वो हाइब्रिड सीड्स को कंटिन्यूसली क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, और हर साल वो क्रॉप प्रोड्यूस कर पाएंगे, और उनको हर साल नए नए महंगे महंगे हाइब्रिड सीड खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव research is going on in many lab around the world to understand the genetic of apomixis, क्योंकि एपोमिक्सिस थोड़ा सा अब इम्पोर्टेंट हो गया हम लोगों के लिए, क्योंकि ये बजट में भी बैठ रहा है, ठीक है, और फायदा भी है इसका, हाइब्रिड्स बना पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उस एपोमिक्सिस के पीछे क्या लॉजिक है, क्या जीन्स हैं, क्या जेनेटिक्स चल रही है, तो वो सारी चीजों पे रिसर्च अभी चल रही है। एंड टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन्स इनटू हाइब्रिड वैरायटी, और किस तरीके से एपोमिक्टिक जीन्स हाइब्रिड वैरायटी में ट्रांसफर होती है और कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई थिंक इट वाज 5th लेक्चर। तो ठीक है, पढ़ते रहो भाई। आज का लेक्चर 20-22 मिनट का ही है, तो देख लेना, जल्दी हो जाएगा। और ये चैप्टर अभी हमारा खत्म हो जाता है। बाकी ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन की मैं आज डाल दूंगी, आज नहीं, मतलब कल आएगा तुम लोगों के पास लेक्चर, तो मैं कल ही डाल चुकी होंगी जब तुम लोग देखोगे तो, ठीक है। सो टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।